हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं प्रिया और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का सेकंड पार्ट। ओके, तो फ्रेंड्स, आपके एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो हमारा चैप्टर है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए आज सेकेंड पार्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो है लेबर सप्लाई। क्लियर? लेबर सप्लाई मीन्स इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वर्कर्स who are willing to work corresponding to a particular wage rate। मीन्स लेबर सप्लाई का सिंपल सा मतलब है कि जो वर्कर होंगे, ठीक है, वो उनको मिलने वाले वेजेस के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वर्कर है उसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो 10 आवर्स काम कर सकता है, वो 11 घंटे काम कर सकता है, वो 12 घंटे काम कर सकता है, लेकिन उसको जितना वेज मिलेगा, जितना उसको मनी प्रोवाइड किया जाएगा, वो अपने एफर्ट्स भी बस उतने ही यूज़ करेगा। ठीक है, मतलब अगर आप उसको 6 घंटे का वेतन देते हो तो जो लेबर है वो 6 घंटे ही काम करेगा। अगर आप उसको अच्छा खासा वेतन देते हो, अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड करते हो, तो वो अपने एफर्ट्स ज़्यादा यूज़ करेगा, वो और ज़्यादा टाइम तक काम करने को रेडी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेबर सप्लाई का सिंपल सा मतलब होगा कि जो लेबर होगा वो वेज रेट के अकॉर्डिंग काम करेगा, जितना पैसा उतना काम। सिंपल सी बात है। ठीक है, supply of labor is measured in terms of man days of work, it always related to wage rate। ये जो लेबर सप्लाई है वो हमेशा रिलेटेड होगा किससे? वेज रेट से। जितना पैसा मिलेगा उतना ही लेबर काम करेगा, अब चाहे उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी भी हो वर्क करने की। क्लियर? नेक्स्ट जो टर्म है हमारा वो है लेबर फोर्स। ये लेबर फोर्स क्या होता है? ऑल पर्सन हु आर वर्किंग एंड दोज who are not working but are able and willing to work at the existing wage rate constitute the labor force। इसका मतलब है कि लेबर फोर्स में वो सारे पर्सन्स को हम इंक्लूड करेंगे जो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, करंट करंटली जो वर्क कर रहे हैं और जो वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उनको वर्क नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वो किस में काउंट होंगे? लेबर फोर्स में। ठीक है, मतलब कि लेबर फोर्स में ऐसे पर्सन्स काउंट किए जाएंगे जो वर्क करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, लेकिन उनको वर्क मिल नहीं रहा है। ठीक, और जो ऑलरेडी किसी ना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगे हुए हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, तो जो वर्क कर रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे और जो वर्क करना चाहते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो इन दोनों से मिलके क्या बनेगा? लेबर फोर्स। मींस जो वर्कर्स एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं और ऐसे वर्कर जो वर्क करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, लेकिन वो अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, वो किस में इंक्लूडेड होंगे? लेबर फोर्स में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज द वर्क फोर्स। अब देखिए, वर्क फोर्स में सिर्फ और सिर्फ ऐसे नंबर ऑफ पर्सन्स को काउंट किया जाएगा जो एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे पर्सन्स इसमें काउंट होंगे जो एक्चुअली में किसी न किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनको अभी सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। इसमें ऐसे पर्सन्स बिल्कुल भी काउंट नहीं किए जाएंगे जो वर्क करना चाह रहे हैं लेकिन उनको वर्क नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखिए दोनों टर्म्स को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। लेबर फोर्स में ऐसे पर्सन्स काउंट होंगे जो काम भी कर रहे हैं और ऐसे भी पर्सन काउंट होंगे जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। लेकिन जो हमारा वर्क फोर्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे पर्सन को काउंट किया जाएगा जो एक्चुअली एम्प्लॉय है कहीं ना कहीं, जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारे लिए वर्क फोर्स का एक फॉर्मूला भी प्रोवाइड किया गया है। वर्क फोर्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे देख लेते हैं। वर्क फोर्स का फॉर्मूला देखिए, वर्क फोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। मीन्स वर्क फोर्स हम कैसे काउंट करेंगे? वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे पर्सन जो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जो कहीं ना कहीं में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं।
ठीक है, तो वर्क फोर्स काउंट करने के लिए हमको क्या करना होगा, लेबर फोर्स में से नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क, ऐसे पर्सन जो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन काम करना चाहते हैं, ऐसे पर्सन को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वर्क फोर्स फाइंड होके आ जाएगा। क्योंकि लेबर फोर्स में कौन कौन इंक्लूडेड है, जो वर्किंग पीपल है, जो वर्क कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं वो, और ऐसे भी जो कहीं भी वर्क नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम ये ऐसे नंबर ऑफ पीपल को फाइंड करना चाहते हैं जो वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वर्क फोर्स। क्या बोलते हैं हम उनको, वर्क फोर्स। तो अगर आप वर्क फोर्स को फाइंड करना चाहते हैं तो लेबर फोर्स में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, ऐसे पर्सन जो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन काम करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे पर्सन अनएम्प्लॉयड पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में हमने ये डिस्कस किया था और आपको ये क्लियर भी होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों टर्म्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए, नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड की। ठीक है, आप कैसे फाइंड करेंगे कि ऐसे पर्सन्स जो अनएम्प्लॉयड है, जो काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, अनएम्प्लॉय पर्सन कौन होगा, ऐसा पर्सन जो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहता है, जो चाहता है कि मुझे वर्क मिले लेकिन उसको कहीं भी वर्क प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, मतलब कि अवेलेबल ही नहीं है उसके लिए वर्क। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड को अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो लेबर फोर्स में से आपको वर्क फोर्स माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड पर्सन जो अभी एम्प्लॉय है कहीं ना कहीं काम में लगे हुए हैं वो, और ऐसे पर्सन जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर हम लेबर फोर्स में से ऐसे पीपल्स को माइनस कर देंगे जो एक्चुअली में कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ पीपल्स निकल के आएंगे ना जो कहीं काम नहीं कर रहे हैं लेकिन काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स यहाँ पर हम परसेंटेज फाइंड करने जा रहे हैं। क्या फाइंड करने जा रहे हैं, परसेंटेज फाइंड करने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट का। तो परसेंट कैसे फाइंड करेंगे हम, परसेंट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड कितने हैं, मतलब कि अनएम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं और लेबर फोर्स कितना है। ठीक है, तो लेबर तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाना चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स इनटू 100। तो आपका ये क्या होगा, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाइंड हो जाएगा, मतलब आपको परसेंटेज निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन रेट की। ये पार्टिसिपेशन रेट क्या होती है, देखिए पार्टिसिपेशन रेट का सिंपल सा मतलब होता है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली वर्किंग, मीन्स कि जो पॉपुलेशन हमारी कंट्री में अवेलेबल है उसका कितना परसेंटेज जो है वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क फोर्स, क्योंकि वर्क फोर्स का तो मतलब यही होता है कि एक्चुअली में कौन काम कर रहा है अभी, तो टोटल वर्कफोर्स कितना है। ठीक है, और हमको पता होना चाहिए कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो पार्टिसिपेशन रेट फाइंड करने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा, टोटल वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमको डिस्कस करना है कि साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। तो देखिए ये डायग्राम के थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमारी इंडिया में वर्क फोर्स का साइज क्या है। ठीक है, तो इंडिया में अगर हम देखें तो वर्क फोर्स जो है वो 40 करोड़ पर्सन्स जो है वो वर्क फोर्स में आते हैं, मतलब 40 करोड़ की जनसंख्या है हमारी वर्क कर रही है, जिसमें से 40 करोड़ पर्सन में से 70% मेल वर्क फोर्स है और 30% कौन है, फीमेल वर्क फोर्स है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखिए, 70% मेल वर्क फोर्स है हमारे पास 40 करोड़ पर्सन में से, और 30% फीमेल वर्क फोर्स है। मीन्स यहाँ पे फीमेल का कंट्रीब्यूशन मेल के कंट्रीब्यूशन से बहुत ज़्यादा कम है। ठीक, नेक्स्ट जो 40 करोड़ पर्सन है हमारे वर्क फोर्स के अंडर में आते हैं, उसमें से 30% जो पॉपुलेशन है वो
अर्बन एरिया से आती है और 70% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया से आती है। ठीक है, तो ये जो 70% रूरल एरिया का है और 30% जो हमारा अर्बन एरिया से है, यहाँ पे भी आप अगर कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 70% कॉन्ट्रीब्यूशन रूरल एरिया की पॉपुलेशन का है। इट मीन्स कि अगर वर्क फोर्स में हम काउंट करें तो रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अर्बन कम है। 30% अर्बन एरिया से आते हैं हमारे यहाँ वर्कफोर्स, जिसमें से 35% जो है वो फीमेल है, मीन्स 35.31% जो है वो फीमेल का कॉन्ट्रीब्यूशन है। और 70% जो पॉपुलेशन हमारे यहाँ वर्कफोर्स में रूरल एरिया से आती है, उनका जो परसेंटेज है उसमें से फीमेल का परसेंटेज 41.8% है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास निकल के आ रहे हैं डिस्कस करने के लिए कि सबसे पहले तो ओवरऑल वर्कफोर्स में से 30%, ओनली 30% फीमेल कंट्रीब्यूशन देती हैं, और अर्बन एरिया से जो फीमेल है उनका कंट्रीब्यूशन कम है, और रूरल एरिया में जो हमारी फीमेल है उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों? इसका मतलब ये हो सकता है कि जो रूरल एरिया की पॉपुलेशन है वो वर्क करती है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जीडीपी की ग्रोथ जो है वो रूरल एरिया के कैंडिडेट्स के थ्रू हो रही है, क्योंकि रूरल एरिया में ज़्यादा काम कर रहे हैं ना लोग, अर्बन एरिया में कम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा है क्या? एब्सोल्युटली नॉट। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूरल एरिया में 70% जो पॉपुलेशन है वो वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूशन दे रही है, क्योंकि रूरल एरिया में एजुकेशन कम होती है। ठीक है, एजुकेटेड पर्सन जो है वो कम मिलेंगे आपके लिए। तो अब अगर आप अनएजुकेटेड हैं तो आपको जो वर्क मिलेगा वो, उसमें आपको सैलरी बहुत कम प्रोवाइड कराई जाएगी। जब आपको सैलरी और वेजेस जो मिलने वाले हैं उनकी जो संख्या होगी, उनका जो नंबर होगा वो कम होगा, मतलब आपको कम सैलरी मिलेगी, कम वेजेस मिलेंगे, तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं तो आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सबको अर्निंग करनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों अर्निंग करनी पड़ेगी? क्योंकि आप अनएजुकेटेड हैं। आप अनएजुकेटेड होंगे तो आपको जो जॉब मिलेगी वो, जो जॉब होगी वो प्रोडक्टिव जॉब नहीं होगी। ठीक है, तो आप जो एफर्ट्स लगाएंगे वो भी प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। ठीक है, प्रोडक्टिव रहेंगे लेकिन कम प्रोडक्टिव रहेंगे। ठीक है, कम प्रोडक्टिव रहेंगे आपके एफर्ट्स तो आपको मिलने वाला जो वेजेस है वो भी कम रहेगा। वेजेस आपको कम मिलेंगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आपको सरवाइव करने के लिए आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको वर्क करना पड़ेगा, जिससे रूरल एरिया का जो परसेंटेज है वो हाई हो जाता है अर्बन एरिया के कंपैरिजन में। क्लियर? सेम यही जो ऑब्जर्वेशन है वो फीमेल कैंडिडेट के साथ भी फॉलो होगा। अर्बन एरिया में 35.31% फीमेल कंट्रीब्यूट करती है, और रूरल एरिया में 41.8% जो है वो फीमेल का कंट्रीब्यूशन है। ऐसा क्यों? ठीक है, अर्बन एरिया में बहुत कम पार्टिसिपेशन क्यों है फीमेल का, जबकि अर्बन एरिया में तो जो हमारी फीमेल होती है वो एजुकेटेड होती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज भी हमारी कंट्री में फीमेल्स को जॉब ओरिएंटेड तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब कि उनकी जो एजुकेशन होती है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं होती है। उनको बस इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उनकी जो मैरिज है वो अच्छे से अच्छे घर में पेरेंट्स कर सके। ठीक है, मतलब उनका जो एजुकेशन का जो पर्पस होता है वो मैरिज पर्पस होता है। ठीक, उसके बाद अगर ये एजुकेटेड हो भी जाती हैं तो भी इन ये जो होती है वो अपने इंडिविजुअल डिसीजंस नहीं ले पाती हैं अपने करियर के रिगार्डिंग। ठीक है, इनको फैमिलीज के डिसीजंस पे ही चलना होता है। फैमिली अगर इनको कहेगी कि आपको अगर कम सैलरी मिलती है तो मिले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम आपको बाहर जॉब करने के लिए नहीं जाने देंगे। ऐसा होता है, प्रैक्टिकली ये देखने को मिलता है। तो इनके हाथ से अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं। जब अपॉर्चुनिटीज मिस होंगी तो एजुकेटेड होने के बाद भी फीमेल का कंट्रीब्यूशन कम होगा, और उनको कम वेजेस पे या कम सैलरी पे वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डेटा है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 40 करोड़ पर्सन में से 70% मेल का पार्टिसिपेशन है, 30% फीमेल पार्टिसिपेट करती हैं।
नेक्स्ट, जो हमारा ओवरऑल पॉपुलेशन में से, जो हमारी वर्कफोर्स पॉपुलेशन है उसमें से 70% जो है वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं वर्कफोर्स, और 30% अर्बन एरिया से। यहाँ पे अगर हम देखें तो अर्बन एरिया में फीमेल का कंट्रीब्यूशन रूरल एरिया के कंपैरिजन में कम है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है कि हम क्यों स्टडी, सॉरी, क्यों लोग जो है वो वर्क करते हैं, वाई डू पीपल वर्क, लोग काम क्यों करते हैं, क्या जरूरी है काम करना। ठीक है। तो इसके कई रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि भाई अर्निंग, ठीक है, अर्न अ लिविंग, अर्निंग करना चाहते हैं लोग। ठीक। नेक्स्ट है सेल्फ वर्थ, जब तक आप अर्न नहीं करेंगे तो आपको सेल्फ वर्थ कहाँ से पता चलेगी अपनी। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस, ठीक है, लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, अपनी कोई वर्थ बताना चाहते हैं। ठीक है। अगर लोग काम करेंगे, पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री की वर्क करेगी, तो उससे नेशन की भी ग्रोथ होगी। इसीलिए वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हम कंट्रीब्यूट भी कर पा रहे हैं जीडीपी में। ठीक है। नेक्स्ट, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो हमारी वर्क करेगी तो ये ग्लोबल प्राइड के लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए विश्व लेवल पे एक अच्छा हमारा जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा, और हमारी कंट्री की ग्रोथ भी होगी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई वी स्टडी अबाउट वर्किंग पीपल। ठीक है। हम क्यों स्टडी कर रहे हैं कि लोग काम कर रहे हैं, क्यों, हमें क्या जरूरत है कंट्री में, ये स्टडी क्यों होती है। तो देखिए इसके कई सारे रीजन है। फर्स्ट रीजन तो ये है कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जब हम ये वर्किंग पीपल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हमको क्वांटिटी पता चलती है कि हमारी कंट्री की कितनी पॉपुलेशन जो है वो वर्क फोर्स में है, जो एक्चुअली में वर्क कर रही है। ठीक है। और हम हमको उनकी क्वालिटीज भी पता चलती हैं कि कौन सी हमारी जो पॉपुलेशन है किसमें कौन सा टैलेंट है, और क्या क्या क्वालिटी जो है हमारी वर्क फोर्स रखती है। ठीक है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। देखिए हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हमारी जो पॉपुलेशन है वो वर्क करती है। तो इससे हमको, जब हम इस पे स्टडी करेंगे तो इससे हमको डिफरेंट सेक्टर्स की इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि एक्चुअली में कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, कौन सा सेक्टर जो है हमारा उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है। कौन सा सेक्टर है जो इसको हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ मेनी सोशल इश्यूज। ठीक। तो जो हमारी वर्कफोर्स है उसको वर्क करते टाइम पे बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं, जैसे सिक्योरिटी इश्यूज हो गए, वर्किंग इन्वायरमेंट हो गया, एक्सप्लोटेशन तो नहीं हो रहा है वर्कर्स का। तो इसलिए भी हमको वर्किंग पीपल्स की क्या करनी होती है, स्टडी करनी होती है। नेक्स्ट होगा हमारा मैन पावर प्लानिंग। मैं जब हम वर्किंग जब हम ऐसे पीपल्स की स्टडी करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं कि एक्चुअली में कितने जो पॉपुलेशन है हमारी वर्क कर रही है, तो उससे मैन पावर प्लानिंग करने में भी हमको हेल्प मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉबलेस ग्रोथ के बारे में। जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है। तो jobless growth is a situation when the level of output in the economy tends to rise owing to innovative technology without any perceptible rise in the level of employment। इसका मतलब है कि जॉबलेस ग्रोथ एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर इकोनॉमी जो है हमारी वो ग्रो तो हो रही है लेकिन विदाउट जॉब। मीन्स कि नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है, हम हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए नहीं प्रोवाइड हो रही है। इकोनॉमी में जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो नहीं प्रोवाइड की जा रही है, जबकि न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके जीडीपी की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से हो रही है। इसको हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ में क्या होता है, जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी का क्या करती है, यूज करती हैं। जब ये टेक्नोलॉजी का एफिशिएंट यूज करेंगी तो इससे क्या होगा, इससे बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी कंट्री की।
ठीक है। अब टेक्नोलॉजी का जितना आप यूज करोगे, मैन पावर उतना कम यूज होगा। मैन पावर जितना कम यूज होगा उतनी ही अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होगा? क्योंकि जब मैन पावर यूज ही नहीं हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगा? ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी ग्रोथ ग्रोथ जो होगी बहुत ज्यादा फास्ट दिखेगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत कम होगी। इसी को हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, लेकिन जीडीपी की ग्रोथ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। ओके, it leads to chronic unemployment even when there is a rise in GDP. chronic unemployment means एक लंबे समय तक बेरोजगारी को ये शो करता है। increase in the level of output is achieved in two ways. ठीक है, अगर आप अपने आउटपुट के लेवल को अचीव करना चाहते हो, आप अपने कंट्री में, आप अपनी इकोनॉमी में आउटपुट को इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपके पास सिर्फ टू वेज होते हैं। या तो क्या करो, आप ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, मतलब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा प्रोवाइड करो। जितना ज़्यादा लोग काम करेंगे, जितना वर्क फोर्स आपका इंक्रीज होगा, उतना ही ज़्यादा आउटपुट इंक्रीज होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो होगा आपका, या फिर आप क्या कर सकते हो, बेटर टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। जितना ज्यादा, जितनी न्यू और अपडेटेड टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है। तो जॉबलेस ग्रोथ में क्या होता है? जॉबलेस ग्रोथ में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा यूज़ की जाती है कि जो मैन पावर है उसकी ज़रूरत नहीं होती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। नेक्स्ट जो है हमारा टर्म वो है कैजुअलाइजेशन। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रेफर्स टू अ सिचुएशन when the percentage of casually hired workers in the total workforce tends to rise over time. means casualization जो है वो ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे वर्कफोर्स जो होगा वो कैजुअली वर्कर्स जो होंगे उनकी जो नंबर होगा, उनकी जो नंबरिंग होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। मतलब कैजुअल वर्कर्स की संख्या जो है वो ज़्यादा होगी रेगुलर वर्कर्स से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का, जो कि 1972 और 73 में, 1972 73 में जो हमारे कैजुअली हायर वर्कर्स थे, उनका जो परसेंटेज था वो 23% था। 1999 से लेके 2000 तक जो इनका परसेंट था वो 33 था। मतलब देखिए पहले से, पहले जो हमारे टाइम था, पहले के जो ईयर्स थे उसमें अगर हम देखें तो उसमें ये जो हमारा कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का जो परसेंटेज है वो देखिए इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो 2010 तक ये इंक्रीज हुआ है। आफ्टर 2010 देखिए यहाँ पे 2013 और 2014 में ये थोड़ा सा कम हुआ है, और 2017 और 18 में भी इसका जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो 1972 से लेके 2010 तक कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ है, उसके बाद ये क्या हुआ है, डिक्रीज। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स का जो परसेंटेज था 1972 में वो 62 था। 1999 टू 2000 में 52, मतलब कि ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 1972 से लेके 2014 तक जो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है उनका परसेंटेज देखिए कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सॉरी, 2010 तक डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद 2013 और 2014 में क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, और 2017 और 18 में भी ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट रेगुलरली हायर्ड वर्कर्स अगर हम देखें, ठीक है, रेगुलर वर्कर्स का परसेंटेज देखें तो रेगुलर वर्कर्स का परसेंटेज 1972 से लेकर 2018 तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही होता चला जा रहा है। 15%, नेक्स्ट 15%, 16.8% अप्रॉक्स, 16.8% अप्रॉक्स, और 2007 टू 2018 में क्या हो रहा है, ये इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये आप एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिए, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम्स में पूछे जाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनफॉर्मलाइजेशन की। अब ये इनफॉर्मलाइजेशन क्या चीज है? इनफॉर्मलाइजेशन मीन्स इट डिफाइंड एज अ सिचुएशन where percentage of workforce in the formal sector tends to decline and that in the informal sector tends to rise. मीन्स
कि यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो हमारा परसेंटेज होगा वर्कफोर्स का फॉर्मल सेक्टर में वो डिक्रीज होगा और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है आपका फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट है आपका इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मलाइजेशन को बहुत अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर को समझ लेते हैं। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? फॉर्मल सेक्टर मीन्स ऐसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, ठीक है, जो कि 10 मेंबर से या 10 एम्प्लॉयज से ज्यादा एम्प्लॉयज हायर करते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, पब्लिक एंटरप्राइजेस हो गई, प्राइवेट एंटरप्राइजेस हो गई, ऐसे सेक्टर्स। ठीक है, ऐसे एंटरप्राइजेस, ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो 10 वर्कर्स से ज्यादा वर्कर्स हायर करते हैं, वो किस में आते हैं, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। और ऐसे फॉर्मल सेक्टर्स में वर्क करने वाले वर्कर्स को हम फॉर्मल वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, फॉर्मल वर्कर्स जो होंगे उनको प्रॉपर सिक्योरिटी भी मिलती है, जैसे प्रोविडेंट फंड मिलेगा, पेंशन मिलेगी। ठीक है, और ये ट्रेड यूनियन भी बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट की। इनफॉर्मल सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होंगे। ठीक, यहाँ पे ऐसी प्राइवेट एंटरप्राइजेस इंक्लूड करी जाती हैं जो 10 वर्कर्स से कम वर्कर्स को हायर करती हैं। ठीक है, और ऐसे सेक्टर्स में काम करने वाले वर्कर्स को इनफॉर्मल वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल वर्कर्स होंगे तो कोई सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, कोई पेंशन, कोई प्रोविडेंट फंड इनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, और ये ट्रेड यूनियन को भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मल वर्कर्स जो होंगे वो रेगुलर वर्कर्स की तरह होते हैं, और इनफॉर्मल वर्कर्स जो होते हैं वो डेली वेजर्स की तरह होते हैं, मतलब कि डेली आपको काम करना है और डेली आपको वेजेस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का, वो बहुत जल्दी मैं लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच।